क्लास 12th फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर तुम्हें ये समझ लिया ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गेम ख़त्म। आधा गेम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के इस वन शॉट के बाद तुम्हें कूलम्स लॉ से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड तक सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिना किसी के रटाए हुए। रटना नहीं पड़ेगा। और ये जो डेरिवेशंस होती है ना, ये भी समझने के बाद अगर आप 2 बार अपने हाथ से लिख के देखते हो ना तो ऐसे याद हो जाती है। सो हाय गाइस, मैं अनु। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होगा? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मोशन, जब मोशन पे होगा जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जब रेस्ट पे होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आ गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, स्पेलिंग गलत है, सब्सटेंस विच अराइजेज ड्यू टू ईदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर हम इसकी डेफिनेशन ये भी रख सकते हैं कि सब्सटेंस विच मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कोई सब्सटेंस अपने आसपास तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम और इसकी सीजीएस यूनिट होती है फ्रैंकलिन, स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू। एक कूलम की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁹ ESU। एंड फिर आ गया कि जो हमारी चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है हमारी 1.6 × 10⁻19 C कूलम, ये माइनस में होती है। और प्रोटॉन की होती है +1.6 × 10⁻19 C। सेम होती है, बस इलेक्ट्रॉन में माइनस आ जाता है, प्रोटॉन में प्लस आ जाता है। फिर हमारे फ्रैंकलिन जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसके बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पॉजिटिव और एक होते हैं हमारे नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लाइक चार्जेस मतलब कि प्लस प्लस, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डेवलप होगा ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज जब होएगा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होएगा, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में 2 प्लस थे 3 और 2 माइनस थे, इसमें से एक प्लस निकल मतलब कि एक माइनस निकल गया, तो इसमें क्या बन गया? ये इसमें 2 तो प्लस हो गए, एक माइनस हो गया, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ऐसे ही अगर जब नेगेटिव चार्ज गेन होता है, इसमें जैसे 2 नेगेटिव थे एंड 2 ही पॉजिटिव थे, अगर इसमें एक और माइनस आ जाएगा तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या फिर ये भी लूज होएगा तो ये भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होएगा। तो जब ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। फिर आ गया हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली, जब इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो करता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर। फिर आते हैं हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं करता, कैन नॉट पास थ्रू इट। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या होती है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है जो डायरेक्टली एडेड और सब्ट्रैक्टेड हो सकता है। जैसे अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 10 कूलम है, यहाँ पे -5 इलेक्ट्रॉन है एंड +6 -2 C इलेक्ट्रॉन है। ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कूलम ही है। तो अगर हम इसका चार्ज को ऐड करते हैं तो 10C - 5C + 6C है, हम इजीली ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी हमारे वेक्टर एडिशन वगैरह नहीं लगेगा। फिर आ गया हमारा, और ये जो हमारा चार्ज है वो स्केलर क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फिर आ गया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अभी मैंने बताया है कि
क्या कहते हैं जब लाइक चार्जेस रिपेल करते एक दूसरे को और अनलाइक चार्जेस नहीं करते? टाइम स्टैम्प लगा के ज़रूर कमेंट करना। फिर आगे हमारा पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने अभी बताया है। मास विदाउट चार्ज इज़ पॉसिबल बट चार्ज विदाउट मास इज़ नॉट पॉसिबल। मास विदाउट चार्ज इज़ पॉसिबल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि चार्ज हो बट वो मास ज़रूर होएगा, बट ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा कि जिसमें अंदर चार्ज हो लेकिन मास नहीं है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आ गया जो हमारा चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। द बेसिक चार्ज इज ई एंड चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है कि जो एन है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल्स टू एन ई है। एन मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल, एन कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और ई जो है हमारा वो चार्ज है। फिर आ गया ये जो हमारा प्रोटॉन का वैल्यू होती है ये इतनी होती है, इलेक्ट्रॉन की इतनी होती है, न्यूटन की इतनी होती है, न्यूट्रॉन की इतनी होती है। रिलेटिव चार्ज +1 होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, न्यूट्रॉन का 0 ही होता है। मास 1.6726 इंटू 10⁻27 kg, इलेक्ट्रॉन की 9.31 इंटू 10⁻31 kg, न्यूट्रॉन की इतनी होती है। रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन का +1 होता है, इलेक्ट्रॉन का -1 कह रही हूँ 1/1836 होता है, न्यूट्रॉन का +1 होता है। हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कभी भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कि जैसे कि ये हमारा 20 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 20 ही प्रोटॉन है तो ये न्यूट्रल है। ऐसे ही इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, ये भी न्यूट्रल है। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये न्यूट्रल ही है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना। अगर हम आफ्टर रबिंग अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे तो 15 तो यहाँ पर रह गए इलेक्ट्रॉन एंड 20 रह गए यहाँ पे प्रोटॉन, ऐसे ही इसमें भी 15 इलेक्ट्रॉन रह गए और 10 प्रोटॉन रह गए। तो क्या ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एंड ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों के नेट को ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रल आ रहा है। सो इसका मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट बी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और हमारा जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है, मतलब कि जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। मास चेंज विद स्पीड और ऑफ लाइट बट चार्ज इज सेम। तो ये उसका एक फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ हमारे पास 3 टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं। एक तो कंडक्टर ही होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे इंसुलेटर, एक होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। कंडक्टर मैंने आपको बताया जो इजीली पास कर देते हैं चार्ज को। इंसुलेटर मतलब कि जो पास नहीं करते। ये सेमीकंडक्टर मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ये कंडक्टर की शो करते हैं एंड कुछ प्रॉपर्टीज ये इंसुलेटर की शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में है फ्रिक्शन से। बाय फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज करते हैं। When two bodies are rub against each other, then electron are transferred from one body to another. So one body becomes positively charged and other body becomes negatively charged. This electricity developed due to friction is known as frictional electricity. Due to this transfer of electron, the mass of one of the body increases and mass of the other body decreases. Electrons will transfer from one body having low work function to the body having higher work function. बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन तो मास भी ज़्यादा होएगा, बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज तो मास भी कम होएगा। हाँ, इतनी अंग्रेजी पढ़ दी, समझ में कुछ आया नहीं आपको? मेरे को तो आ गया, मैं तो वही पढ़ाकू बच्चा।
तो मैं भी बताती हूँ। जब हम किसी दो चीज़ को रब करते हैं तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन क्रिएट होती है। तो एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, एक हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज। एंड इस इलेक्ट्रिसिटी को जो हम फ्रिक्शन के द्वारा बनाते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन के पास कम है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वे गेन होएंगे तो मास भी गेन होएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज होएंगे तो मास भी कम होएगा। बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन द वर्क फंक्शन पे डिपेंड होता है ये। इलेक्ट्रॉन्स उस वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन उसके ट्रांसफ़र होते हैं उस बॉडी के जिसका वर्क फंक्शन लो हो, और जत किस में है जिसका वर्क फंक्शन हाई हो। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है जिसकी हम जिस चीज़ की, जिस बॉडी की हमको मिनिमम एनर्जी चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने की, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। जिसके लिए कम एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं लोअर वर्क फंक्शन वाला ऑब्जेक्ट, और जिसे हाई एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं हायर वर्क फंक्शन वाला ऑब्जेक्ट। सो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज़ कौन सी हो सकती है? सिल्क, एम्बर, कैबिनेट रोड, प्लास्टिक कोम। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए ग्लास रॉड, फर, हेयर, वूल। अब आता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, जब जैसे कि ये एक रॉड है और ये हमारा एक न्यूट्रल मेटलिक स्पेयर है, तो क्या हो गया, ये रॉड तो हमारी पॉजिटिवली चार्ज है एंड ये न्यूट्रल है। सो जब इसको पॉजिटिवली चार्ज, ये रॉड को न्यूट्रल मेटलिक स्पेयर के पास लाया जाता है, तो क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इस साइड आ जाते हैं, जिस साइड हमारी रॉड है, और जो दूसरे चार्जेस है वे दूर चले जाते हैं, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वे दूसरी साइड चले जाता है। फिर क्या होता है, फिर अगर हमें जो हमारा न्यूट्रल मेटलिक स्पेयर है, अगर हमें उसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम अर्थिंग का यूज़ करेंगे। तो फिर अब ये हमारा न्यूट्रली चार्ज हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर नेगेटिव रोड लेते तो यहाँ पर पॉजिटिव वाले आते, और यहाँ पर नेगेटिव वाले फिर अर्थिंग करते, तो फिर ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। अब हम इसकी थोड़ी सी चार्जिंग बाय इंडक्शन की इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर एंड अनचार्ज बॉडी, देन ऑन द नियर साइड अपोजिट चार्जेस कम्स, एंड ऑन द फार साइड ऑफ द body similar charges comes. The phenomena or separation of positive and negative charges in a body forming a dipole is known as electrostatic induction. इसे electrostatic induction भी कहते हैं। Due to electrostatic induction, a charged body can attract a neutral body. और जो हमारी एक और बात, जो हमारा इंडक्शन है वो कभी भी पॉइंट साइज बॉडी में नहीं हो सकता है। फिर आ गया हमारा चार्ज बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, जब सेम रेडियस होता है, जैसे ये हमारा इसके पास 5 कूलम था और इसके पास 0 कूलम, लेकिन जो इनका सेम रेडियस था, अगर हम इन दोनों को पास में लाते हैं, टच कर देते हैं, तो क्या होएगा, एक पे 2.5 कूलम हो जाएगा, दूसरे पे भी 2.5 कूलम हो जाएगा। हम कैसे निकालेंगे कितना होएगा, तो हम दोनों के चार्ज को प्लस करके बाय में 2 कर देंगे, हाफ हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का जो रेडियस है वो डिफरेंट है, जैसे इसमें 5 कूलम है लेकिन इसका रेडियस 2 है, इसमें 0 कूलम है, इसका रेडियस 1 है, तो इसका हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ रेडियस निकालेंगे। जो बड़े वाले का है वो ऊपर रखेंगे, छोटे वाले का नीचे रखेंगे, जैसे 2/1, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले का 2 है, छोटे वाले का 1 है। चार्ज ऑन द बॉडी क्या है, चार्ज ऑन द बॉडी कैसे निकालेंगे, रेडियस बाय टोटल रेडियस इनटू में चार्ज। मतलब कि चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी अगर हम निकाल दें तो चार्ज इसका 5 है, और रेडियस क्या है, टोटल 3, इनटू में 5 कर देंगे। पहले तो इसका ही रेडियस
रेडियस बाय टोटल रेडियस, मतलब कि पहले तो अगर हम इस फर्स्ट बॉडी का निकाल रहे हैं तो इसका ही रेडियस रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 रखा है, टोटल रेडियस हमारा 3 है, इंटू में 5, फिर आ गया हमारा चार्ज ऑन सेकेंड रेडियस 1/3 इंटू 5, ऐसे ही इसको निकाल लेंगे हम। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारा सेम रेडियस वाला, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम थोड़ी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ वन चार्ज एंड वन अनचार्ज बॉडी और बोथ चार्ज body are placed in contact for connected by wire, then charge will flow from high potential body to low potential body until charge becomes equal। मतलब कि जैसे इसमें ज़्यादा था, हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ जाएगा जब तक कि चार्ज सेम नहीं हो जाता दोनों बॉडीज में। हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये डिवाइस है वो डिटेक्ट करता है कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड ली है हमने, यहाँ पर एक मेटल है एंड दिस इज़ अ ग्लास कंटेनर, इसके अंदर हमने गोल्ड लीफ ली है, गोल्ड की है ये। तो जब अगर ये जो हमारा मेटल है इसके ऊपर अगर नेगेटिवली चार्ज है अगर और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इसके पास आया तो क्या होगा, जो हमारी गोल्ड लीव्स है वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। इसका मतलब इसके ऊपर इसका मतलब क्या कहते हैं, ये एक चार्ज्ड बॉडी है। इसकी एक ही लिमिटेशन है कि ये डिटेक्ट नहीं करता कि जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है, बट ये ज़रूर पता कर देता है कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं। अगर वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो चार्ज है, और अगर नहीं करेंगे तो चार्ज नहीं है। अब हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। सो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमारा ये एक चार्ज है, ये हमारा दूसरी चार्ज बॉडी है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहती है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों बॉडीज़ के, इन दोनों चार्ज के बीच की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे आर के स्क्वायर से, मतलब इनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। अगर हम फॉर्मूला निकालें तो ये हो गया हमारा Q1/Q इंटू Q2/r²। और अगर हमें जब हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये के कांस्टेंट लगा दिया है r²। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये के क्या है, के है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हमारे मीडियम पे डिपेंडेंट होता है, और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर कूलम -2। इसकी एसआई यूनिट होती है एसआई यूनिट एंड m2c-2, और जो सीजीएस यूनिट होती है इसकी होती है 1 डाइन मीटर स्क्वायर या फिर ESU का स्क्वायर। ऑल्सो जो हमारा के है वो होता है 1/4 पाई ई, ये नहीं होता ये, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन, ई नॉट को हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो इसका हम इस फॉर्मूले को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। सो जो हमारा एप्सिलॉन है ये, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, फ्री स्पेस। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 n-1 c⁻2। और के से ही एक और कांस्टेंट होता है, वो होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
के की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आ गया हमारा ई और ये आ गया हमारा एप्सिलॉन। और एक और चीज़ क्या होता है कि जो two charges exert maximum force on each other when they are placed in air. In any other medium, force decreases by k times, मतलब कि डायसेंट्रिक कांस्टेंट से k टाइम्स कम हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एयर में हमारा k होता है वो 1 होता है एंड किसी अदर मीडियम में वो चेंज हो जाता है। सो इसीलिए एयर में जो दो चार्जेस है वो सबसे ज़्यादा फोर्स को एक्सर्ट करती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रीजन अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक region around a charge up to which it can apply electrostatic force on other charges or electrostatic force per unit test charge। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। जैसे कि ये है एक हमारा सोर्स चार्ज है एंड फिर ये एक हमारा है टेस्ट चार्ज, मतलब कि ये कहाँ तक अपना किस रीजन तक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज़ कर सकती है। सो हमें इसके लिए एक टेस्ट चार्ज यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ आवर टेस्ट चार्ज। जैसे कि हमने देखा कि इसकी एक और डेफिनेशन है, वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। इसकी एसआई यूनिट हो गई हमारी न्यूटन कूलम -1 और वोल्ट मीटर। ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है एंड जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 0 होएगा एंड जो इसकी जो हम ये टेस्ट चार्ज लेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे ताकि हम सब के जो वैल्यूज़ है वो मैच कर पाए, तो हम इसे पॉजिटिव ही लेते हैं। अब हम निकालते हैं पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। सो फोर्स का हमारा क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अभी हमने देखा है फोर्स बाय क्यू नोड। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, Q1 Q2 बाय में R²। अब ये हो गया हमारा Q1 या फिर हम Q भी ले सकते हैं और ये हो गया हमारा Q नोड। ठीक है, तो फोर्स हो गई हमारी Q नोड बाय में R²। अब हम Q की वैल्यू को इसमें रख देंगे, E इक्वल्स टू, एक मिनट, E इक्वल्स टू KQO नोड है, मतलब कि R² बाय में Q नोड। अगर हम इसको निकालेंगे KQ नोड R² इनटू में 1 बाय Q नोड, तो सेम ही चीज़ है। Q नोड से Q नोड कट हो गया, KQ बाय में R²। अब हम KQ को भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। E इक्वल्स टू KQ बाय R²। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बाय R²। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट के लिए वैल्यू। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट
चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा दूसरा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, एंड हम डिस्टेंस को लेंगे हमेशा 2a। अभी आपको पता चलेगा 2a हम क्यों लेते हैं। 2a हम लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन टफ ना होए। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, मोमेंटम कह रही हूँ, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कोई सा भी चार्ज, ईदर चार्ज विद डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब इसका फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल्स टू, कोई भी चार्ज लेना है तो Q 2a। ये हो गया हमारा मोमेंट का फॉर्मूला। इसकी SI यूनिट होती है हमारी कूलम मीटर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरफ होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, पॉइंट ऑफ डाइपोल। मतलब कि यहाँ पर डाइपोल का क्या थी हमारी डायरेक्शन, डाइपोल में हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने प्लस ले लिया, यहाँ पे हमने माइनस ले लिया। अब हमें एक्सियल पॉइंट होता है इसी पॉइंट में आगे जाके कहीं पर। सो ये हमारा P पॉइंट है, हमें इस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो ये तो हो गया हमारा 2a। अगर हम इसे हाफ हाफ करते हैं तो ये हो गया हमारा a, एंड ये भी हो गया हमारा a। एंड अगर हम इस पूरे की वैल्यू लेते हैं तो ये हमारी r हो गई। अगर हम सिर्फ, तो फिर अगर हम ये जो हमारा इतना वाला पार्ट होएगा ये क्या होएगा, r माइनस a, और इस वाले पार्ट को हम लेंगे r प्लस a। ठीक है, इसको हमने r माइनस a इसलिए लिया क्योंकि ये जो हमारा P इस लाइन का सेंटर है वो है हमारा ये वाला माइनस Q, और इसके का सेंटर है हमारा ये, तो यहाँ पर a हो गया, तो इसलिए ये r माइनस a आ गया एंड ये r प्लस a आ गया। तो अभी हम निकाल रहे हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल्स टू KQ बाई में R स्क्वायर, KQ R, इसकी जो हमारी डिस्टेंस है वो है R प्लस A का स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ -1, तो ये आ गया हमारा KQ बाई में R स्क्वायर इक्वल्स टू KQ R माइनस A का स्क्वायर। अब अगर हमें एक्सियल पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट का निकालना है, तो हमें इस वाले का और इसका चार्ज और इसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस करना पड़ेगा ताकि हम इसकी निकाल सके। तो ऐड कर देते हैं इन दोनों को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, ए एक्सियल आ जाएगा, मतलब ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस चार्ज प्लस में ई माइनस चार्ज इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस भी कर सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया है, KQ R प्लस A स्क्वायर प्लस में यहाँ पे माइनस भी आएगा क्योंकि ये माइनस का चार्ज था ना, माइनस KQ R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है,
अगर हम के क्यू को बाहर ले लेते हैं इक्वल आर प्लस ए का स्क्वायर प्लस में -1 आर माइनस ए का, इसका नीचे आएगा ना स्क्वायर, ठीक है। के क्यू ये आ गया आर माइनस ए का स्क्वायर और ये आ गया आर प्लस ए का स्क्वायर। नीचे आ गया हमारा आर प्लस ए आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए, यह आ गया ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2AR, फिर यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर माइनस में ही ए स्क्वायर माइनस में ही 2AR। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, बाय में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर अगर हम इसको आगे करते हैं तो आ जाता है के क्यू -4AR बाय में आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे ही देख सकते 2KQ माइनस, अगर हम बाहर ले लें -2KQ, अंदर रह जाएगा हमारा 2AR आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर भी आएगा 2K -2KQ और -2K Q2A को एक साथ ले लेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा -2KPR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह आ गया हमारा ई एक्सियल पॉइंट का। अगर हम शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो शॉर्ट डाइपोल होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बिल्कुल मिनिमम सा होएगा एंड ये यहाँ पर हमारा एक्सियल पॉइंट होएगा। सो जो हमारा ए होगा वो छोटा होएगा आर से बहुत ज़्यादा, तो हम ए को नेग्लिजिबल मान लेंगे। सो ई एक्सियल हमारा ये क्या आया था, हमारा ये आया था -2KP आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का स्क्वायर। सो अब क्या आ जाएगा ये, अगर हम ए को नेग्लिजिबल मानते हैं तो बहुत छोटा ना, तो हम इसके साइज को नहीं मानते। -2KP आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आर भी तो आएगा ना, तो ये हो जाएगा -2KP आर से आर एक कट हो जाएगा R3, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसे कि ये हमारा डाइपोल है, तो इस पे ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब हमें इसके निकालना है, पहले तो एक्सियल पॉइंट पे तो सेम प्लेन पे होता था, लेकिन अब हम पहले इसकी डायरेक्शन देखेंगे, +Q ये -Q। पहले हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं क्या होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, बाहर की तरफ होता है, क्योंकि उसे किसी नेगेटिव चार्ज के पास, तो अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया E+Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस साइड होगी। ये नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर E-Q यहाँ पर होएगा, ठीक है। फिर हमें ये पता है कि जो हमारा, अगर ये हमारा
तो एक साइड जो होती है वो हो जाती है हमारी, अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये जैसे हमारा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो गया। थीटा के साथ वाला होता है हमारा ई कॉस थीटा, और थीटा से अलग वाला होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम इसका कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा ई माइनस साइन थीटा, और ये हो गया हमारा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनकी वैल्यू होगी 0, और ये सेम डायरेक्शन में है तो ये इनकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। सो हमारा ई इक्वेटोरियल निकलेगा ई प्लस चार्ज वाला ये प्लस कॉस थीटा प्लस में ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और अगर हम इसको देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा, तो ये होगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका रूट। ये कैसे होगा, पाइथागोरस से हमने इसे निकालना है। और ये हमारा ये वाली लाइन है ये हमारी आर है, तो पाइथागोरस से निकालने का, तो पाइथागोरस का पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का तो हमें निकालना ही है, बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर था तो एच आ गया हमारा, परपेंडिकुलर प्लस बेस का होता है तो आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा यही वाला। अगर अब हम इन्हें प्लस करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ई प्लस क्यू का कॉस थीटा है और ई माइनस क्यू का कॉस थीटा है, ये दोनों सेम है क्योंकि इनके पास जो चार्ज है वो भी सेम है और डिस्टेंस भी इनका सेम है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2e क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये जो हमारा ई क्यू है अगर हम इसे खोलते हैं तो ये आ जाता है 2 ई क्यू। क्या होता है, ई क्यू होता है हमारा के क्यू बाय में आर का स्क्वायर, के क्यू आर का स्क्वायर कॉस थीटा, पर ए आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ये आ जाएगा क्योंकि आर तो हमारा यही है ना। अब हम लिखते हैं 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इन 2 में, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और अगर स्क्वायर से फिर ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे ये इतना आ गया। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा ए और हाइपोटेन्यूज है हमारा आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। ये आ गया हमारा, जैसे हमने 2 क्यू ए को साथ ले लिया और के को बाहर आ गया, बाय में आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, और ये यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया हमारा, के पी आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर 3/2, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। से हमारा हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने शॉर्ट डाइपोल लिया है, शॉर्ट डाइपोल के लिए जो हमारा ए है वो आर से छोटा हो जाएगा, तो हम ए को नहीं कंसिडर करेंगे। तो अभी हमारा इक्वेटोरियल के लिए क्या था, के पी आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर 3/2, ये हो जाएगा फिर हमारा के पी आर स्क्वायर 3/2। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा के पी आर का क्यूब, 2 से 2 कट हो जाएगा ना, तो ये आ गया। और अगर हम अब इसका शॉर्ट डाइपोल के एक्सियल पॉइंट का और इक्वेटोरियल पॉइंट का रेशो देखते हैं, वो आ जाएगा हमारा 2:1। कैसे, इक्वेटोरियल का होता है हमारा 2 के पी आर क्यूब और एक्सियल का -2 के पी आर क्यूब होता है, और इक्वेटोरियल का हो गया हमारा शॉर्ट के लिए के पी आर क्यूब से आर क्यूब कट, के की पी से के पी कट, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे आ गया 2/1।
तो ये हमारा 2:1 हो गया। अब हम देखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल। सो जैसे कि ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है कुछ जो उस साइड फोर्स लगा रही है, और ये पैरेलल भी है एक दूसरे के। ये हमारा आ गया एक डाइपोल, यहाँ पर हो गया 2A, एंड जो इसकी साइड ये फोर्स है ये अपोजिट साइड लगा रही है, मतलब इस साइड, एंड ये इस साइड ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक थीटा एंगल बना रही है। सो थीटा के साथ वाला तो होता है हमारा 2A cos थीटा, एंड सामने वाला होता है 2A sin थीटा। क्योंकि इन दोनों की फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, सो ये रोटेट नहीं करेंगे। सो जो हमारी फोर्स कैसे निकालेंगे हम, Q नोड E, F प्लस T ये है क्योंकि E इक्वल्स टू F बाई Q नोड। ऐसे ही F माइनस Q की आ गई हमारी माइनस QE। अगर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं जो, तो हमारा जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है। सो इनकी जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है। बट अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन दूसरी साइड है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, सो वो अप्लाई करते हैं टॉर्क। तो अब ये टॉर्क ऑन डाइपोल लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू ईदर फोर्स, कोई सी भी इनमें से कोई सी भी फोर्स। तो जैसे कि हम F प्लस Q ले लेंगे, इनटू में आ गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा 2 sin थीटा। टॉर्क इक्वल्स टू QE इनटू में 2A sin थीटा। अब आ गया हमारा टॉर्क इक्वल्स टू Q 2A, तो हमें पता ही है क्या है, तो E साइन थीटा आ गया। 2 इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अब जो हमारी साइन थीटा की वैल्यूज़ है वो 3 तरीके की हो सकती है। साइन थीटा की एक तो हो गया हमारा थीटा 0, एक हो गया हमारा थीटा 90, एक हो गया हमारा थीटा 180। तो जब थीटा हमारा 0 होगा तो टॉर्क भी हमारी 0 होगी। थीटा हमारा 90 होगा तो जो हमारी टॉर्क है वो मैक्सिमम होएगी, P इक्वल्स टू मैक्सिमम। और जब 180 होगा तो जब भी हमारी टॉर्क 0 होएगी। कैसे, जब 0 होएगा तो ऐसे एंड इसी साइड फोर्स लग रही होगी, तो ये हो गया हमारा 0। और जब 180 होगा तो जब भी क्या होगा, एक ही फोर्स इस साइड लग रही है, एक ही साइड लग रही है, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारी जो फोर्स होगी वो भी 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड सेम इक्वल फोर्स लग रही है। ये एक तो हमारा ऐसे होगा, एक हमारा ऐसे होगा, तो इसलिए 90 पे जो हमारा टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है। एक और फॉर्मूला हो जाएगा इसमें, टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट का वेक्टर इनटू में E का वेक्टर, ठीक है। जो हमारा थीटा वाला जो टॉर्क है वो है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 90 वाला है वो है हमारा, वो इसका इक्विलिब्रियम ही नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं, और ये है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क होता है। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एंड इससे डिस्टर्ब करा हमने, तो ये अपनी पोजीशन यहीं पर बना ली दोबारा। जैसे ये यहाँ पर है तो इसने अपनी पोजीशन यहीं पे बना ली। बट अगर हमने इसको हिलाया, फिर इसने इक्विलिब्रियम तो क्रिएट करा लेकिन उसी प्लेस पे करा क्या, शायद इसने उसी प्लेस पे करा, दोबारा करके देखते हैं। ये इसने यहीं पर बना ली, एंड फिर अगर हमने इसको रोटेट करा तो इसने इक्विलिब्रियम कहाँ क्रिएट करा, यहाँ पर। सो ये हो गया हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये जो पहले बताया वो था स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स may be defined as curve along which a small positive charge would tend to move free to do so in an electric field, and the tangent to which at
any point gives the direction of electric field at that point। इसका मतलब है कि जो हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो जिस लाइंस पे घूम सकता है वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड अगर इसके ऊपर ही कोई टेंजेंट बना दे तो वो हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, तो इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। कांट मेक क्लोज लूप, डी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है एंड नेगेटिव पे ख़त्म होती है। ये कोई भी लूप वगैरह नहीं क्रिएट करती है, ज़्यादा पास ये खड़ी नहीं होती। कोई भी सिंगल चार्ज है तो वो स्टार्ट करेगा एंड एंड करेगा वो इनफाइनाइट पे। द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ अ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैंने बता दिया, टेंजेंट बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। No two lines of force can cross each other. If they intersect, then there will be two tangents at that point of intersection. Then there will be a two tangents at that point, same लिखा हुआ है, of intersect, and hence two direction of electric field at any point cannot be possible। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस हो गई तो अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो दो डायरेक्शन निकलेगी और एक पॉइंट पे डायरेक्शन की दो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर और विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। फोर्स की लाइन हमेशा नॉर्मल होती है, ऐसे होती है अगर ये हमारा सरफेस है कंडक्टर पे। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन, जितना क्लोज होगी लाइंस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होएगा, जितनी दूर होगी उतनी ही ज़्यादा वीक फील्ड होएगा। और ये पैरेलल और इक्वल, जिसकी पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होगी वो यूनिफॉर्म फील्ड होएगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। फील्डिंग किसकी सेट हो रही है भाई? शील्डिंग। लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ होलो कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो। तो किसी भी कंडक्टर के अगर कोई होलो कंडक्टर है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएगी, वो ऐसे होके ऐसे ही चली जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक स्टैटिक शील्डिंग। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ करेंगे क्योंकि किसी नेगेटिव चार्ज पे जाना है, नेगेटिव के लिए अट्रैक्ट करेंगे तो इसके इनवर्ड होएगी। डायपोल के लिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता है। पॉजिटिव क्या कहते हैं, चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये आउटवर्ड होता है एंड नेगेटिव इनवर्ड होता है, तो ऐसे ही बना लेना। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, बस ये साथ साथ नहीं होएंगे, ये आउटवर्ड अपना चार्ज बना लेंगे, फील्ड बना, लाइंस बना लेंगे। मतलब में क्या होता है, शीट में हमें ये नहीं पता होता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये इस साइड वाले तो अपने इस साइड फोर्स लगाते हैं एंड इस साइड वाले अपने इस साइड फोर्स, बाहर की साइड ही फोर्स लगती है। एरिया वेक्टर क्या होता है, जब कोई भी क्लोज बॉडी होती है तो जो उसका एरिया वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये हमारा एक क्यूबॉइड है, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा जो इस साइड वाले का होएगा वो बाहर की तरफ होएगा और परपेंडिकुलर होएगा। इस साइड वाले का इस साइड होएगा, इस साइड वाले का इस साइड होगा, नीचे वाले का नीचे वाली साइड होएगा, तो ऐसे होता है। 6 फेजेस होते हैं इसमें, सो 6 ही इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी इसमें। और कि कोई भी, जैसे कि ये एक स्फीयर है, अगर इस स्फीयर का हमने इतना सा पार्ट लिया है, क्योंकि हम इतना सा पार्ट लेंगे तो इनफाइनाइट एरिया वेक्टर होंगे इसके। अगर कोई भी हमारे पास नहीं है, क्लोज बॉडी नहीं है, तो क्या होएगा, जैसे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो जिस साइड ये स्मॉल एंगल बनाएगा, इस साइड थोड़ी स्मॉल एंगल बना रहा था, ये इस साइड स्मॉल एंगल बना रहा था, तो हमारा एरिया वेक्टर इस साइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। सो जो हमारा किसी भी, जैसे ये हमारी एक शीट है, अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो जितनी इलेक्ट्रिक अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
वो एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलरली जा रही है। सो जो हमारा फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। टिल्टेड या पैरेलली जा रही है तो जो फ्लक्स होगा वो हमारा ज़ीरो होएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है E इंटू एस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया वेक्टर। जैसे कि ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी एंड इससे ये जा रही थी ऐसे। सो ये होगा E cos थीटा, यहाँ पे E sin थीटा एंड ये हमारा था एरिया वेक्टर। सो इसका फॉर्मूला निकल आया हमारा E cos थीटा एस फ्लक्स इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा पाई इक्वल्स टू ई वेक्टर इंटू में एस का वेक्टर। तो यही है छोटा सा, वो ये सेम चीज़ ही है, बट ये छोटे से के लिए होएगा इतना वाला। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी nm2c-1। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। गॉस थ्योरम क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon node times the net charge enclosed by closed surface। हिट करता है क्योंकि हमें फ्लक्स निकालने के लिए इतना फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो हम इसका फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स होता है वो होता है 1/epsilon नोड नेट चार्ज का, Q/epsilon नोड। सो अगर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, ये हो गई हमारी पाई इक्वल्स टू, अगर ये है हमारा Q/epsilon नोड, तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम एप्सिलॉन के लिए करते हैं तो हमारी ये आ जाती है। सो अभी हमने फाई का फॉर्मूला पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था E.ds छोटे से के लिए। अगर ये स्फीयर है तो इसका ये छोटा सा पार्ट होगा, इसके लिए हम देख रहे हैं। तो ये आ गया हमारा, इसको बस ऐसे ही छोटा सा सर्कल लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये E.ds cos थीटा, ये हमने फर्दर सोल्व करा तो क्योंकि cos थीटा आ गया, E.d cos थीटा आने के बाद E.d cos थीटा आने के बाद क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड है एंड जो हमारे एरिया वेक्टर है वो भी इस साइड है, तो जो हमारा थीटा हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा EDS आने के बाद फाई इक्वल्स टू ई की अगर हम वैल्यू खोल देंगे KQ में R² DS, KQ में R²। अगर हम इसका एरिया देखते हैं वो होता है हमारा 4πr²। सो R² से R² कट, फ्लक्स आ गया हमारा KQ 4π। और अगर हम K को भी खोल देते हैं 1/4π एप्सिलॉन नोड Q 4π। सो ये आ जाएगा हमारा 4π से 4π कट, ये आ गया हमारा Q/एप्सिलॉन नोड। सो ये हमने प्रूव कर दिया है। सो अब हम देखते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। सो जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है वो होता है एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस एनक्लोज्ड अ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। कोई भी हम इमेजिनरी सरफेस बना देते हैं किसी भी चार्ज के अराउंडिंग में ताकि वो क्लोज हो जाए, उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब हम कूलम्स लॉ को गॉस प्रेशर से डिराइव करेंगे। सो कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस प्रेशर कह रही हूँ लॉ से। सो जैसे कि ये हमारा एक स्पेयर है एंड इसके ऊपर हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया है। इस स्पेयर का जो रेडियस था वो R था एंड गॉसियन सरफेस का जो हमारा रेडियस हो गया वो बड़ा वाला R हो गया। ये हमारे यहाँ पर चार्ज था, ये यहाँ पर प्लस 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 प्लस, ठीक है। सो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा स्पेयर है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो हमारा E.ds छोटे से सरफेस के लिए ले रहे हैं क्योंकि हम इक्वल्स टू होता है Q E नोड। ये आ गया हमारा E = EDS cos
थीटा इक्वल्स टू क्यू ई थीटा। अब ये आ गया, ये देखो अभी भी यही लिख रही हूँ, ई डी कॉस थीटा, जो थीटा की वैल्यू वो 0 होती है, सो ये आ गया हमारा ई डी एस बस क्यू ई नोड। अब हमारा ई हो गया, इन टू में हो गया हमारा जो एस होता है हमारा 4 पाई आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई ई नोड। अब जो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बाय ई, नहीं, ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फोर्स बाय क्यू नोड। हाँ, तो ई फोर्स बाय क्यू नोड आ जाएगा, इन टू में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ई इक्वल्स टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नोड। अब हमें क्योंकि एफ होता है, एफ को निकालना है, सो एफ जो होता है वो होता है हमारा, ये नीचे चला जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू नोड एप्सिलॉन नोड। अब हम इसको फर्दर अगर ऐसे कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू नोड बाई में आर का स्क्वायर, सो ये तो हमारी के की वैल्यू हो गई, एंड ये हो गया हमारा के Q1 Q2, क्योंकि ये Q1 है ये Q2 है, बाय में आर का स्क्वायर। सो ये हमने कूलम्स लॉ को प्रूव कर दिया है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग वायर इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो जैसे कि ये हमने एक वायर ले ली, या तो ये तो इनफाइनाइट है, प्लस 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 लिख दिया हमने इस पर। अब हमने इसके आसपास एक बनाया गॉसियन सरफेस, सिलेंडरिकल गॉसियन सरफेस बनाया हमने इसके आसपास। ये इसकी हो गई लेंथ, ये ऊपर हो गया हमारा ds एंड नीचे हमारा ds2 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने देखा एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर आउटवर्ड जाता है, और इसका ये जैसे ऐसे घुमा हुआ सरफेस है, तो इसका ऐसे 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 होएगा। सो इसको ऐसे 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 को हम लिख लेते हैं ds3। तो let us take a wire having positive charge on it of linear charge लैम्डा इक्वल्स टू Q/L वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम पहले तो इस वाले सरफेस की निकालेंगे, फिर इस वाले की, एंड फिर इस वाले की। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर EDS प्लस में 1 वाला ना, ED2S प्लस में EDS3, ये नहीं लगेगा अब इसमें। ठीक है, फिर आ गया ED1S cos 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही बन रहा है तो इसका cos 90 होएगा, इसका भी cos 90 होएगा, लेकिन जो इसका होएगा वो होएगा cos 0, cos 0, क्योंकि उसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी एंड उसी साइड में हमारा जो वेक्टर एडिशन है वो जाएगा। तो ये आ गया हमारा Q/E नोड के इक्वल। अब क्योंकि cos 91 होता है और ये तो ये हट जाएंगे, सिर्फ हम इसको सोल्व करेंगे। cos 0 इक्वल्स टू Q/E 0, नहीं cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा E इंटू, अगर हम S की वैल्यू निकालते हैं हमारे, तो वो आएगी हमारी 2πRL। वैसे 2πRH होती है, लेकिन हमने यहाँ पर इसके H को L लिया है, तो 2πRL इक्वल्स टू Q/E 0, E 2πRL इक्वल्स टू, अभी हमने Q की वैल्यू क्या ली थी
अगर हम इसके ऐसे लैम्डा एल, एल से एल कट गया, फिर आ गया ये इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नोड, क्योंकि नीचे एप्सिलॉन नोड भी तो था ना इसके। अब ये जो लैम्डा है ये हो गई हमारी लीनियर चार्ज की डेंसिटी, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज पर लेंथ। सो इससे क्या प्रूफ हो गया, जो हमारा ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ये है हमारा डिस्टेंस, यहाँ पर हमारी जो हमारा ई है वो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन। सो शुरू करते हैं। सो जैसे कि ये हमारा एक प्लेन है, इसके ऊपर हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया है, सिलेंड्रिकल ही बनाया है। इस साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस साइड हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। सो ये हो गई हमारी DS1, ये होगी हमारी DS2 एंड ये होगी हमारी DS3। लेट अस अज्यूम अ शीट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, हैविंग सिग्मा एज इट्स सरफेस। सिग्मा मतलब कि एरियल सरफेस है ये इसका, ठीक है। सो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, सिग्मा का क्या फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A। इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे चार्ज डेंसिटी। सो सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे। अगर ये है ये ED इंटीग्रल लगेगा इसमें, मैंने पीछे शायद ये बोल दिया कि इंटीग्रल नहीं लगेगा, गाइस इंटीग्रल लगेगा, एक बार तो लगेगा फिर नहीं लगेगा। फिर आ गया हमारा EDS2 प्लस में EDS3 इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नोड। अब ये EDS1 का इसका तो कोस हो गया हमारा 90 डिग्री। वेट अ मिनट, 90 डिग्री नहीं होएगा, जो हमारा EDS का होगा वो सेम फील्ड में जा रहा है तो 0 हो जाएगा। EDS कॉस 0 प्लस में इसका भी EDS कॉस 0, इसका 90 होगा तो ये 1 हो जाएगा इक्वल्स टू Q बाई E नोड। तो ये सेम ही है तो हम इसको ले सकते हैं 2 EDS कॉस, EDS भी Q कॉस 0 तो 1 होता है ना, तो ये Q बाई E। सो ये आ जाएगा हमारा 2E अगर हम बाहर ले लेते हैं, E अगर हम बाहर ले लेते हैं, ये आ गया हमारा DS इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नोड। अब जो S है वो है हमारा, क्योंकि हमें सर्कल का निकालना है तो ये है हमारा पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नोड। अब हमें अगर हम Q की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली थी सिग्मा की, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A। सो ये Q आ जाएगा हमारा सिग्मा A। 2E इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नोड। अब जो हमारा A है वो फिर से वही आ जाएगा, A एरिया के लिए होता है। सो ये 2E पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा पाई R स्क्वायर बाई में एप्सिलॉन नोड। पाई R स्क्वायर से पाई R कट हो गया, 2E इक्वल्स टू पाई बाई एप्सिलॉन नोड आ जाएगा। फिर E आ जाएगा हमारा पाई बाय 2 पाई नहीं आएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, E 2 एप्सिलॉन नोड। E की वैल्यू आ जाएगी हमारे E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। और अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा ऐसे, ये हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, तो ये होता है हमारा कांस्टेंट। हमारी लास्ट की 3 डेरिवेशन रह गई, मतलब एक ही डेरिवेशन के 3 हमारे केसेस हैं। सो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ होलो स्फीयर, एक मिनट, ऑफ अ
होलो स्पेयर। ये हमारा स्पेयर है एंड इसके बाद हमने एक क्वेश्चन सरफेस बनाया है। सो आउटसाइड द स्पेयर है, जैसे कि ये हमारा आर है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड द स्पेयर है। सो ये उसके लिए है, ये हमारा बड़ा वाला आर है, ये हमारा DS1 हो गया। ये हमारी यहाँ पर इस साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये हमारा उधर। सो ये हो गया अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ EDS Q बाय E नोड। ये आ गया EDS cos 0, क्योंकि इसी साइड हमारा एरिया वेक्टर है एंड इसी साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है Q। फिर आ गया हमारा EDS इक्वल्स टू Q बाई E नोड। DS हो गया हमारा 4πr² इक्वल्स टू सिग्मा A बाई में E नोड, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा के लिए होता है वो हम ये वाला यूज़ करते हैं। फिर याद गया ये E4πr² इक्वल्स टू सिग्मा 4πr² एप्सिलॉन नोड। इससे ये कट हो जाएगा, E आउटसाइड के लिए आ जाएगा हमारा r² आएगा, क्योंकि ये हमने अंदर वाले का लिया है एंड ये हमने बाहर वाले का लिया था। सो ये कट नहीं होएगा, r² एप्सिलॉन नोड r का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा आउट के लिए E। अगर हम इसको ऐसे कर देते ये आ जाएगा E एप्सिलॉन नोड r बाई और का स्क्वायर, ये ऐसे लिख देंगे। फिर सरफेस के लिए अगर होगा ऑन द सरफेस, फिर क्या होएगा, ये हमारा स्पेयर है, यहाँ पे प्लस 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 सरफेस पे है। जो हमारा R है वही हमारे बड़े R के इक्वल होगा। सो जो R है इक्वल्स टू R हो जाएगा। सो जो E होएगा हमारा वो सिग्मा E0 और ये होता था हमारा। सो E आ जाएगा सिग्मा बाई E0 इक्वल्स टू R बाई R का स्क्वायर। ये कट हो जाएंगे, E आ जाएगा हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, जो कि होगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, अब रह गया हमारा लास्ट। अगर हमारा चार्ज इनसाइड है तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। इनसाइड है तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण जो हमारा होलो सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी। सो ये E इनसाइड हो गया हमारा 0। अब हमें अगर इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार, सो ये आ जाएगा ऐसे, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एंड ये हमारा डिस्टेंस है। सो ये क्या होएगा, ये जो यहाँ तक रहेगा ना, ये तो इतना जो पार्ट होएगा ये होगा हमारा इनसाइड का। जब तक ये 0 रहेगा ये इनसाइड रहेगा। फिर ये एक बार ऊपर की तरफ होएगा जब ये ऑन द सरफेस होगा, फिर ये नीचे आने के टाइम ये आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ग्राफ। सो हमने सक्सेसफुली अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई डोंट नो कितनी देर की वीडियो बनी है, लेकिन ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। एंड इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना, एंड अगर पॉसिबल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी न्यूमेरिकल की वीडियो भी ले आऊँगी। और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, एंड कमेंट कर दिया करो गाइस, क्योंकि मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊँ डालूँ। वैसे देख लेते हो, लाइक भी कर देते हो, सब्सक्राइब भी कर लेते हो, तो कमेंट भी कर दिया करो। सो अगर कोई नया है तो वो मेरी वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को एंड शेयर करे। कमेंट भी कर देना अगर कुछ ना भी समझ में आया हो तो मैं दोबारा समझा दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।